नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में उपचुनाव के नतीजे को लेकर मायावती ट्वीट सामने आया है। सपा की मैनपुरी में जीत और रामपुर हार पर आशंका जताई है। रामपुर में सपा की पहली बार हुई हार पर चर्चा काफी गर्म है। कहीं ये सब सपा बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम तो नहीं? इस बारे में मुस्लिम समाज को समझने और चिंतन करने की जरूरत है। खतौली में बीजेपी की हार पर काफी संदेह बना हुआ है, सोचने की बात है। तो ये ट्वीट किया है मायावती ने। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट कर रामपुर में बीजेपी की जीत, खतौली में बीजेपी की हार और इस पर संदेह जताते हुए ट्वीट किया है। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर मायावती का ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खां की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं यह सब भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम तो नहीं? इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने की, समझने की जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों को धोखा खाने से बचे। और विधानसभा सीट पर भाजपा की हुई हार को लेकर काफी संदेह बना हुआ है। ये सोचने की बात है कि खतौली सीट पर भाजपा की हार हुई है और इस पर भी संदेह है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्कंदता, मायावती का ये ट्वीट आया है उपचुनाव को लेकर, और जो जिस तरह से खतौली में बीजेपी की हार हुई है और रामपुर में जो जीत हुई है उसको लेकर संदेह जताया है, और सपा और बीजेपी को एक ही ग्रुप में, एक ही पार्टी को करार दिया है। देखिए, उपचुनाव की बात की जाए, रामपुर, खतौली या मैनपुरी हो, 5 तारीख को वोटिंग हो गई। उसके बाद में 8 तारीख को रिजल्ट आ गया, लेकिन चर्चा अभी तक बंद नहीं हुई है। जहां मैनपुरी में और खतौली में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, तो रामपुर में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये चर्चा इतनी ज्यादा गर्म है कि अभी तक ये मामला शांत ही नहीं हो रहा है। और आज सुबह सुबह मायावती का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हार पर ये चर्चा हो रही है। ठीक है, तो उनका सुबह सुबह ऐसा ट्वीट आना तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं मायावती जो है वो जनता को थोड़ा सा भ्रमित कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि रामपुर में जो जीत हुई है वो कहीं सपा और भाजपा की आपसी मिलीभगत तो नहीं है। तो इस पर अपने आप ही वो अपने वोटर्स हैं या जो समाजवादी पार्टी के स्पेशली मुस्लिम समुदाय को उन्होंने टारगेट किया है, उस पर सवाल उठाया है कि भाई कहीं इनकी मिलीभगत तो नहीं है, जिससे वोटर्स को मन में एक सवाल खड़ा होता है कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं। अब है क्या या क्या उनकी मंशा है, ये तो मायावती जी जानते होंगे, लेकिन सुबह सुबह उनका ऐसा ट्वीट आना जो जिसका कोई मतलब हो ही नहीं है। इस बारे में खास करके उन्होंने मुस्लिम समुदाय को जो वोटर्स है उन पर निशाना साधा है कि उनको बताया है कि कहीं ऐसा तो नहीं मिली भगत हो। और वही अगर बात की जाए SC ST समुदाय की, तो ये 20% वोट जो रहता है हमेशा से मायावती जी का रहता है। वही मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो वो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक हमेशा से रहा है, और उसी को साधने की कोशिश मायावती जी इस ट्वीट के जरिए कर रही हैं। बिल्कुल स्कंदिता, और कहीं ना कहीं सचेत करती हुई वोटर्स को नजर आई हैं। उनका ट्वीट लगभग जनता को सचेत करने जैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्कंदिता इस जानकारी को देने के लिए। तो यूपी में हुए उपचुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट सामने आया। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सीएम योगी ने सुनी फरियाद। संबंधित अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए, समस्याओं को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर थे। 3 दिवसीय ये दौरा उनका, और इस दौरान जनता दरबार का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर और उसका निवारण करते हुए, और हर समस्या को सुनते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और अधिकारियों को तमाम निर्देश भी दिए, फटकार भी लगाई कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण होना चाहिए।
तो समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। तो 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले वो भी आपको बता देते हैं। आज वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। सुबह करीब 11:30 बजे वाराणसी पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम। 11:50 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा पहुंचेंगे सीएम। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम होगा। तो दोपहर 1:15 पर काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे, जहां पर दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 1:45 पर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संतोष ओझा हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़ चुके हैं। संतोष, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे वाराणसी दौरे पर आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां अभी की जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा? देखिए, निश्चित तौर पे 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचेंगे। तमाम योजनाओं और तमाम कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। सबसे बड़ी बात जो कि जिन सड़कों से मुख्यमंत्री को गुजरना है, उन सड़कों पे दूसरे रास्तों से प्रमोट किया गया है यातायात को, ताकि वो आराम से पहुंच सके। कार्यक्रमों के फहरिस्त में सबसे पहले वो 11:30 बजे पुलिस लाइन पे जहाँ वो गोरखपुर से निकल के बनारस पहुंचेंगे। यहाँ से ये सीधा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा पहुंचेंगे, जहाँ पे स्वास्थ्य के से जुड़े हुए अधिकारियों का, स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे, उनके साथ बात करेंगे। यहाँ से ये काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद वो सीधे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहाँ पे लगभग 83 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं का न केवल काशी वासियों को सौगात देंगे, बल्कि ये कहा जाए कि इन सब के साथ ही साथ जो चुनावी धार है, खास करके नगर निगम की यदि बात की जाए, तो नगर निगम के चुनाव को चुनावी धार दी जाएगी। इसके साथ ही साथ संतोष, कितने घंटे का ये पूरा सीएम का कार्यक्रम रहने वाला है? इसके साथ ही आपने विकास परियोजनाओं की बात की, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम करेंगे। कौन कौन सी वो परियोजना होगी जो लगातार वाराणसी के विकास के पहिए को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी? देखिए, ये कार्यक्रम की बात करें तो 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। लगभग ये 5-5 घंटे का कार्यक्रम होगा। और इस 5-5 घंटे के कार्यक्रमों में जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य के लिए एक कार्यक्रम में शिरकत करके, वहीं जो एक सम्मेलन होगा, या ये कहा जाए कि बुद्धिजीवी सम्मेलन में चुनावी भाग देंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। और प्रबुद्ध जन सम्मेलन की जो खास बात होगी कि यहीं से तमाम योजनाओं और तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। सबसे जो खास बात होगी वो ये बात होगी कि निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जब भी बनारस आते हैं तो तमाम सौगात देते हैं, तमाम सुविधाओं का एक बर्ताव करते हैं, क्योंकि चुनाव सामने है। नगर निगम के चुनाव को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए जो आज योजनाओं का शुभारंभ या कार्यक्रमों की शुरुआत की जानी है, वो निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों से जुड़े होंगे, ग्रामीण इलाकों से होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीजें होंगी कि जो अंतिम संस्कार करने के लिए परेशानियां होती हैं, या ये कहा जाए कि गांव से निकलकर उन्हें शहरों तक दूर लंबा सफर तय करना पड़ता है, उन चीजों के मद्देनजर इनके द्वारा एक विभिन्न गाँव में सौदा गृह, या ये कहा जाए कि शमशान घाट की निर्माण की भी योजना है, जिसको न केवल पुनर्निर्माण किया जाएगा, बल्कि जहाँ पे नहीं है उनका स्थापित भी किया जाएगा। जी ठीक है संतोष, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी मुख्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक आज होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद होंगे। तो आगामी कार्यक्रम अभियानों को लेकर ये बैठक होनी है। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा होगी। तो आज बीजेपी मुख्यालय में ये मंथन, चिंतन और आगे आगामी कार्यक्रमों को लेकर अभियानों की किस तरह से रणनीति बनाई जाए, इस पर चर्चा होगी।
तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की बैठक होने वाली है, वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने, वो आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश निकाय को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बताते हैं कि जिस तरीके से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खतौली और मैनपुरी में हार मिली थी, उसके बाद लगातार उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कल देर शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की एक बैठक हुई थी। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे अब से कुछ देर बाद एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। उसमें तमाम क्षेत्रीय अधिकारियों पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है और माना जा रहा है कि यूपी में उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को नगर चुनाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। दरअसल में मैनपुरी और खतौली सीटों पर बीजेपी की हार का सामना करना पड़ा था और अब पार्टी कोशिश कर रही है कि इस हार का असर नगर निगम चुनाव पर ना पड़े। इस बयान को ध्यान में रखते हुए अब से कुछ देर बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में एक पार्टी के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक करीब 11 बजे शुरू होगी और 2 चरणों में इस बैठक को किया जाएगा। पहले चरण में जहां पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, वहीं दूसरे चरण में क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ भी बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि इसमें नगर निगम चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीतियां हैं, कौन से अभियान आगे चलाए जाएंगे, किस तरीके से कार्यक्रमों की योजना बनाई जाएगी, इसको लेकर तैयारी की जाएगी। और माना जा रहा है पदाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को आज नगर निगम चुनाव को लेके हुए निकाय चुनाव से संबंधित फाइनल डिसीजन भी दे जाएंगे। और माना जा रहा है कि जिस तरह से उपचुनाव में 2 जगह हार मिली थी, उसको कहीं ना कहीं भुलाते हुए नगर निगम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे, ऐसी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी आज फाइनल संदेश देते हुए नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञान के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। अपने संगठनात्मक काम को आगे बढ़ाने के लिए रूटीन ये बैठक करते हैं। रूटीन बैठक है। जहां तक नगर निकाय चुनाव की बात है, तो नगर निकाय चुनाव की भी पूरी तैयारी हम लोगों ने की है, संगठनात्मक भी। तो उस संगठनात्मक तैयारी की आगे आरक्षण जारी हो जाएगा तो उसकी चयन प्रक्रिया की एक नीति बनाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये अहम बैठक होने जा रही है, थोड़ी ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले देखिए जो आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर चर्चा की जाएगी और किस तरह की रणनीति बनाई जाए इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कितने बजे ये बैठक शुरू होनी है और इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण होना है? सवा 11 बजे विजुअल कराएंगे। ठीक। देखिए आपको बता दूं कि अब से कुछ देर मान लीजिए करीब 11 बजे से बैठक शुरू होनी है और मीडिया को करीब 11:15 बजे को विजुअल अपॉर्चुनिटी से अंदर बुलाया गया है। तो मान के चलिए 11:30 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। संगठनात्मक बैठक का इसको नाम दिया गया है। पर जिस तरीके से हम बता दें कि खतौली और मैनपुरी की हार हुई थी, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की कल बात हुई थी दिल्ली में, जेपी नड्डा से उनसे मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद साफ संदेश देने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से जो नगर निगम को लेकर, जो निकाय के चुनाव को लेकर जो तैयारियाँ हैं, किस तरीके से पदाधिकारियों को, क्षेत्रीय अधिकारियों को और बूथ लेवल की जो कार्यकर्ता है उन तक कैसे संदेश पहुंचा जाए, क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या नई रणनीति बनानी है। क्योंकि जो दोनों उपचुनाव हुए थे उनमें हार मिली है, तो कहीं ना कहीं रणनीति में जो बी प्लान होता है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसी को लेकर तत्काल प्रभाव से बैठक बुलाई गई और एक अहम जानकारी निकल के आ रही है कि माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद लगातार जो प्रदेश के जो मंत्री हैं, जो प्रभारी क्षेत्र के बनाए गए हैं, वहाँ के विधायक जो हैं, स्थानीय विधायक हैं, वो लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हुए नजर आएंगे, उनसे लगातार संवाद करते हुए नजर आएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि 16 तारीख से और 22 तारीख के बीच में ऐसी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जाएगी मंडल स्तर पे, क्षेत्रीय अध्यक्ष स्तर पे, जहाँ पे प्रभारी जो मंत्री हैं वो अपने प्रभार वाले क्षेत्र के जो जिले हैं वहाँ पे जाके बैठक करेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। तो माना जा रहा है रणनीति बनाई जा रही है, साफ तौर से फाइनल संदेश देने की तैयारी की गई है। हालांकि जब हमने भूपेंद्र चौधरी से बात की थी तो उन्होंने यही कहा कि एक रेगुलर मीटिंग है, रोजाना एक मीटिंग वैसे होती है। पर आज का अगर आप नज़ारा देखेंगे, मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो पदाधिकारी, जो क्षेत्र अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है। हर एक क्षेत्र
से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बाकायदा टेबल और मेज लगाई गई है जिसमें संगठन के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, मोर्चे के संबंधित अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो निकाय चुनाव के जो प्रभारी बनाए गए हैं उनके लिए भी यहाँ पे बैठक का दौर रखा गया है। तो माना जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में बैठक होगी और जिसका समय 11 बजे से है, पर माना जाए कि 11:30 बजे से ये बैठक शुरू कर दी जाएगी। तमाम रणनीति पे चर्चा होगी। किस तरीके से जो पश्चिमी क्षेत्र में हमने देखा था कि पश्चिमी क्षेत्र में लगातार फोकस की हुई थी भारतीय जनता पार्टी पर, उस क्षेत्र में जो खतौली की हार हुई है, मैनपुरी की हार हुई, तो उससे कहीं ना कहीं एक सेटबैक जो होता है, जो मेमो होता है, जो बना हुआ होता है, वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। और माना जा रहा है कि अब जो नई रणनीति के साथ, नए चीज़ों के साथ और नई रणनीति के साथ अब निकाय चुनाव की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। जी, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। होमगार्ड विभाग के अधिकारियों को असलहों से लैस करने की तैयारी है। 9 mm पिस्टल से लैस होगा होमगार्ड। तो विभाग के अधिकारी, होमगार्ड विभाग 114 नई 9 mm पिस्टल खरीद रहा है। तो 95.33 लाख रुपए से खरीदे जाएंगे 114 9 mm पिस्टल। विभाग के अधिग्रहण योजना के तहत की जा रही है पिस्टल की खरीद। तो देखिए, अब होमगार्ड को भी लगातार अपडेट करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए 95.33 लाख रुपए से खरीदे जाएंगे 114 mm पिस्टल। तो आधुनिकीकरण से जोड़ा जा रहा है विभाग को। तो होमगार्ड विभाग के अधिकारियों को असलहों से लैस करने की तैयारी है। तो 9 mm पिस्टल से लैस होंगे होमगार्ड के अधिकारी। तो होमगार्ड विभाग 114 नई 9 mm पिस्टल खरीदने जा रहा है। तो 95.33 लाख रुपए से खरीदे जाएंगे 114 9 mm पिस्टल। तो विभाग के आधुनिकीकरण योजना के तहत की जा रही है पिस्टल की खरीद। तो होमगार्ड विभाग के अधिकारियों को असलहों से लैस करने की तैयारी है और इसके लिए 9 mm पिस्टल से लैस होंगे होमगार्ड विभाग के अधिकारी। इसकी खरीद की जा रही है। तो लगातार आधुनिकीकरण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। GIS 2023 को लेकर विदेशों में पहुंचा है यूपी सरकार का प्रतिनिधिमंडल। तो विदेशों में टीम योगी के रोड शो को मिल रहा है भरपूर समर्थन। तो ऑन द स्पॉट हो रहा है यूपी में निवेश के लिए MOU। तो वही जर्मनी, कनाडा, मैक्सिको को और यूके में किया गया रोड शो। तो यूपी में इज ऑफ डूइंग और इज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस की दी गई जानकारी। तो व्यापारिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ की जा रही है 1-to-1 मीटिंग। तो प्रदेश सरकार की नीतियों और छूट से कराया जा रहा व्यापारियों को अवगत। कनाडा के माय हेल्थ सेंटर ने साइन किया है 2050 करोड़ का MOU। कानपुर में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने की योजना। हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स और टेक्सटाइल समेत कई सेक्टर में निवेश की जताई इच्छा। व्यापारी समूहों ने जताई प्रदेश में निवेश की इच्छा। तो निवेश के लिए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का मैक्सिको में संबोधन। यूपी में व्यापार की अनंत संभावनाएं, आइए मिलकर काम करें, ये ब्रजेश पाठक ने बड़ी बातें कही। मैक्सिको में डिप्टी CM के उद्यमियों को इन्वेस्टर्स समिट का दिया निमंत्रण। अक्षय ऊर्जा, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, रिटेल से जुड़े उद्यमियों से वार्ता की। हमारे आप में ढेर सारी समानताएं हैं। उन समानताओं के कारण भी हम यहाँ आज आपके बीच में आए हैं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पैमाने पर विभिन्न राष्ट्रों को कोरोना काल में एक साथ खड़े होने का मौका प्रदान किया, एक मंच प्रदान किया। मैक्सिको भी उनमें से एक है। मैं इस मंच के माध्यम से, डायस के माध्यम से मैक्सिको के राष्ट्रपति महामहिम आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर साहब का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। जिस ढंग से उन्होंने मैक्सिको के लोगों की मदद किया है, आगे बढ़कर क्या है, डाउन द लाइन काम किया है। कई अवसरों पर उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को छोड़ करके आम जनता के साथ खड़े हुए हैं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत कुछ मेल खाता है।
मैं कह सकता हूं कि मैक्सिको और भारत की ढेर सारी समानताएं हैं। हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारा रहन सहन एक जैसा है, हम दोनों के पास अपनी सांस्कृतिक विरासत है और हम लोगों का मन भी एक जैसा है। हम लोग हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। हमारे पास लगभग 24 करोड़ लोग रहते हैं। और अब खबर हरदोई से, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक पे मारी टक्कर। सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। पिहानी जहानी खेड़ा मार्ग पर पंडरवा गांव के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिहानी कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पिहानी जहानी खेड़ा मार्ग पर पंडरवा गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वही पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ आशीष सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है? देखिए, आपको बता दें, पिहानी कोतवाली के अंतर्गत जो सड़क हादसा हुआ है उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा बताया जा रहा है। करीब 7:30 बजे सुबह की घटना है। ये लोग राजमिस्त्री बताए जा रहे हैं और अपने घर वापस जा रहे थे जिस समय हादसा हुआ है। हालांकि इलाकाई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं जो पेट्रोल टंकी है पड़ोस में, उसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि किस वाहन से घटना हुई है, जिसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। जी ठीक है आशीष, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर झांसी से है, जहां 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 1 की मौत हो गई है, 5 घायल हुए हैं। झांसी में सड़क हादसे में 1 की मौत हुई है, 5 गंभीर रूप से घायल है। झांसी के गुरसराय थाना के अंतर्गत थाने वाले ग्राम मडोरी के समीप हुए सड़क हादसे में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं एक युवक की मौत हो गई है। बताया गया है कि भागचंद पुत्र मुन्ना लाल सेन निवासी ककरुआ जिला ललितपुर में अपनी बहन के यहाँ त्रयोदशी में शामिल होने के लिए ग्राम कुडरी टैक्सी से जा रहे थे कि तभी मंडोरी गांव के समीप पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित कार ने टैक्सी को टक्कर मार दी, जिसके चलते टैक्सी ट्रैक्टर में जा टकराई। दुर्घटना होते ही टैक्सी में सवार सवारियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों द्वारा टैक्सी में सवार व्यक्तियों को टैक्सी के बाहर निकाला गया। और अब खबर रायबरेली से, जहां जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दर्जनों की संख्या में पहुंचे करणी सेना के सदस्यों ने लेखपाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, छात्रों की आय और जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार की बात कही है। करणी सेना के जिला अध्यक्ष मोनू भदौरिया ने बताया कि अगर काम करने के लिए लेखपाल सुनील कुमार सोनकर, जो सदर तहसील के मझगवा में तैनात है, उनसे कहा जाता है तो वह उल्टा मुकदमा लिखवाने की बात करते हैं, जिसकी शिकायत लेकर हम जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं। लेखपाल पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन करणी सेना करेगा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।